हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 7 के लिए हिंदी की पुस्तक मल्हार के पाठ 2 तीन बुद्धिमान, तो इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाठ से मेरी समझ से क्या है, लोक कथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा या स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा। उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है। खेती बाड़ी करना और धन इकट्ठा करना, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना, ऊंट का व्यापार करना, गांव छोड़ करके किसी नगर में जाकर बसना। तो इस कथा के अनुसार पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने के लिए क्यों कहा। तो इनमें देखिए जो सही उत्तर है वह है पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना। तो इसके सामने स्टार का चिन्ह लगाना है। तो इस तरह से देखिए इसके सामने स्टार का चिन्ह लगा देंगे। दूसरा है, तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है। ऊंट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। तो इसमें देखिए जो सबसे सटीक उत्तर है वह कौन सा है। किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है। तो इसके सामने ये स्टार का चिन्ह लगाया है। समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। तो यह भी कुछ हद तक सही है, लेकिन केवल ध्यान से देखना मात्र से ही, यानी कि ध्यान से निरीक्षण करने मात्र से ही समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता है। उसमें कुछ और चीजों की भी आवश्यकता होती है। तो जो तीसरा कथन है कि किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है, तो यह सबसे सटीक उत्तर है। प्रश्न 3, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया। भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ में समझाया। राजा को ऊंट के स्वामी की बातों पर संदेह था। राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की जांच कर ली थी। भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा लिया था। तो इसमें जो सबसे सही उत्तर है वह कौन सा है कि भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ में समझाया। चौथा है, लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है। दोषी को कड़ा से कड़ा दंड देना हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। अच्छी तरह से जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। राजा की प्रत्येक बात और निर्णय को सदा सही माना जाए, यानी कि राजा ने जो निर्णय किया है सही हो या गलत, उसे हमेशा सही ही मानना जाना चाहिए। या फिर ऊंट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें जो सबसे सही उत्तर है, सटीक उत्तर है, वह कौन सा है। ये देखिए इसके आगे हमने स्टार लगाया हुआ है कि अच्छी तरह से जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। न्याय इस प्रकार की बात कहता है। है हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने भिन्न भिन्न उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ में चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो इसमें देखिए बच्चों, आपको अपने जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके उत्तरों को आप देखिए। तो हो सकता है उन्होंने इन प्रश्नों के उत्तर कुछ और चुने हों। तो आप उनके साथ में बैठ करके चर्चा कीजिए और बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुन करके कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क्या है, रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास
पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी ना रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। तो इन पंक्तियों का हमें अर्थ बताना है। उत्तर है, निर्धन व्यक्ति के पास ना तो रुपया पैसा था और ना ही सोना चांदी। इसी कारण से वह अपने तीनों बेटों को दूसरे प्रकार के धन संचय करने के लिए कहता था, और वह धन क्या था? अपनी पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि रखना। इसका अर्थ था कि अपने आसपास हो रही घटनाओं और वातावरण को ध्यान से और सूक्ष्मता के साथ में देखना और अपनी तीव्र बुद्धि से उन घटनाओं और वातावरण का विश्लेषण करके सटीक जानकारी निकाल लेना। अपने पिता की इस बात पर उन्होंने ध्यान दिया और इसी हुनर की सहायता से उन्होंने रास्ते को देख करके ऊंट के बारे में और पेटी को देख करके उसके अंदर रखे हुए अनार के बारे में सब कुछ सही सही बता दिया और अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर दिया। उनके इस हुनर को देख करके राजा ने उन्हें अपने दरबार में रख लिया। इस बात से हमें यह समझ में आया कि हमें भी अपने चारों ओर के वातावरण में चाहे अपने मित्र हों या अन्य सभी को ध्यान से देखना चाहिए कि वास्तव में कौन सच्चा मित्र है और कौन मतलबी है और कौन कपटी है। उन्हें अपनी बुद्धि से परखना चाहिए। है हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। तो उत्तर है कि निर्धन व्यक्ति चाहता है उसके तीनों बेटे अपनी पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि अर्थात अपने आसपास हो रही घटनाओं और वातावरण को ध्यान से और सूक्ष्मता से देखने और उन घटनाओं और वातावरण का विश्लेषण करके सटीक जानकारी निकाल लेने में इतनी महारत हासिल कर लें कि वे कहीं पर भी और कभी भी अपने कार्य में असफल नहीं हो तथा किसी से 19 यानी कि कमजोर नहीं हो। ग है, हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। तो उत्तर है कि यह कथन तीनों भाई राजा के सामने कहते हैं। यह कथन भाइयों का स्वयं के प्रति आत्मविश्वास को दिखाता है और दिखाता है कि वे बचपन से अपने कार्य को ईमानदारी और मेहनत से बार बार प्रयास करके सीखे हैं और उसमें महारत हासिल की है। मिलकर करें मिलान। इस लोक कथा में से चुन करके कुछ वाक्य नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं, उनके भाव या अर्थ से मिलते जुलते वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। स्तंभ 1 के वाक्यों को स्तंभ 2 के उपयुक्त वाक्यों के साथ में सुमेलित कीजिए। तो यहाँ देखिए स्तंभ 1 में कुछ वाक्य लोक कथा में से चुन करके दिए गए हैं और यहाँ स्तंभ 2 में उनके अर्थ या उनसे मिलते जुलते वाक्य यहाँ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। तो हमें इन वाक्यों को इनके सही भाव या अर्थ के साथ में मिलान करना है। तो आइए चलिए इनको मिलाते हैं। पहला है, कुछ समय के पश्चात पिता चल बसे। तो इसमें देखिए स्तंभ 2 में 2 नंबर का है कि थोड़े समय के बाद में पिता का देहांत हो गया। तो इस तरह से ये दोनों ये देखिए आपस में इनको मिला देंगे। दूसरा है, हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। तो हमें इन पंक्तियों का अर्थ देखना है स्तंभ 2 में से। तो यहाँ पर देखिए ये 5वें नंबर पर है कि हम चाहे जहां भी हों हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो इन पंक्तियों का ये अर्थ है। इसे देखिए 5वें नंबर से मिला देंगे। तीसरा है, घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। तो इसका अर्थ है यहाँ पर देखिए स्तंभ 2 में पहले नंबर पे घोड़े पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा। चौथा है, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। तो ये देखिए स्तंभ 2 के चौथे नंबर पर जो
कथन है उससे इसकी मिलान है कि बचपन से ही हमें आदत हो गई है कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु पर ध्यान अवश्य देते हैं। 5वां है लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना था। तो यह स्तंभ 2 के तीसरे नंबर के अर्थ के साथ में देखिए इसका मिलान है कि लोग इतने अचंभित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था। सोच विचार के लिए लोक कथा को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क्या है तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया था? तो उत्तर है तीनों भाइयों ने बचपन से ही पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया और इसका कड़ा अभ्यास किया। निरंतर अभ्यास से वे इस कला में माहिर यानी निपुण हो गए। इसी कला या हुनर का उपयोग करके उन्होंने ऊंट को बिना देखे ही उसके विषय में सब कुछ बता दिया था। क्या है आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है? तार्किक सोच, अवलोकन या सत्यवादिता? लोक कथा के आधार पर समझाइए। उत्तर है वैसे तो इस लोक कथा में तार्किक सोच, अवलोकन और सत्यवादिता सभी को ही महत्व दिया गया है, परंतु यदि बात सबसे अधिक महत्व की करें तो सबसे अधिक महत्व अवलोकन तथा अवलोकन के आधार पर तार्किक सोच को दिया गया है। इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व अवलोकन तथा अवलोकन के आधार पर तार्किक सोच को दिया गया है। गय है लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच क्यों बदल गई? उत्तर है राजा ने ऊंट के स्वामी की बात सुनकर के पहले तो भाइयों को चोर माना, परंतु जब तीनों भाइयों ने अपनी पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने वाले हुनर के बारे में राजा को बताया तो राजा ने उनकी सच्चाई की जांच की और जांच में उनके द्वारा कही गई बात सच निकली तो राजा की उनके प्रति सोच बदल गई और उन्होंने बाद में उन्हें निर्दोष मान लिया। घ है ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे उसे अपना ऊंट मिल जाता? तो उत्तर है कि भाइयों ने ऊंट के स्वामी को देख करके उसे बताया कि उसका ऊंट खो गया है। वह बहुत बड़ा था और एक आंख से नहीं देख पाता था तथा उस पर एक महिला बच्चे के साथ सवार थी। अपने ऊंट के बारे में इतनी अधिक जानकारी सुनकर के उसने भाइयों पर तुरंत संदेह किया। उसे भाइयों की बात मान करके उसके बताए हुए रास्ते पर उसी समय चला जाना चाहिए था जिससे कि उसे अपना ऊंट, पत्नी और बच्चा मिल जाता। अरे है पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? इससे पिता के बारे में क्या क्या पता चलता है? उत्तर है पिता के पास पहले प्रकार का धन अर्थात न तो रुपया पैसा था और न ही सोना चांदी था, अतः दूसरों की तुलना में 19 अर्थात कमजोर नहीं रह जाएं और किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। इसी बात को ध्यान में रख करके पिता ने अपने बेटों को दूसरे प्रकार का धन अर्थात रुपए पैसे के साथ में पैनी दृष्टि और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि संचित करने की सलाह दी। इससे पिता के बारे में पता चलता है कि वह तीव्र बुद्धि वाला और दूर की सोच वाला व्यक्ति है। है चोर ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? उत्तर है राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय लेने की शैली के बारे में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह बिना किसी तथ्य या जांच के न्याय करने की बजाय सभी पक्षों को सुनकर के वहां उपस्थित सभी तथ्यों के आधार पर और आवश्यकता होने पर किसी परीक्षा के माध्यम से पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही
सही के पक्ष में न्याय करने वाला न्यायप्रिय और धैर्यवान कुशल राजा था। 6 है, आप इस लोक कथा के भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहेंगे और क्यों? उत्तर है, पहली विशेषता भाइयों की पैनी दृष्टि, जिससे कि वो कुछ भी चूकने नहीं देते थे। दूसरी विशेषता तीव्र बुद्धि, जिससे किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में बहुत कुछ जान लेना। हम भाइयों की इन दोनों विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे, क्योंकि इन्हें अपनाने के बाद हमारे पास कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहेंगे। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर के चर्चा कीजिए। क्या है, यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो इस लोक कथा का क्या परिणाम होता? उत्तर है, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि वाले निर्दोष भाइयों को, जो अपने शानदार हुनर से लोगों की भलाई करते थे, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले थे, को यदि राजा ने बिना जांच के ही दोषी ठहरा दिया होता तो इस लोक कथा का परिणाम उल्टा हो जाता। बुराई की भलाई पर जीत हो जाती, सत्य पर असत्य की जीत हो जाती। इस लोक कथा के उल्टे परिणाम से प्रेरित होकर के समाज में भलाई करने वाले लोग भलाई का रास्ता छोड़ करके बुराई के रास्ते को पकड़ लेते, या फिर तथा बुराई करने वाले लोग अधिक बुराई करना शुरू कर देते, जिससे कि समाज में अन्याय और बुराई का जबरदस्त बोलबाला हो जाता है। यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान ना लगाया होता तो लोक कथा का अंत किस प्रकार से होता? अपने विचार व्यक्त करें। उत्तर है कि यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान ना लगाया होता तो राजा निर्दोष और भलाई करने वाले भाइयों को चोर घोषित करके कारागृह में डाल देता। इस लोक कथा का अंत उल्टा हो जाता, बुराई की भलाई और सत्य पर असत्य की जीत हो जाती। इस लोक कथा के उल्टे परिणाम से प्रेरित होकर के समाज में भलाई करने वाले लोग भलाई का रास्ता छोड़ करके बुराई के रास्ते को पकड़ लेते तथा बुराई करने वाले लोग अधिक बुराई करना शुरू कर देते, जिससे कि समाज में अन्याय और बुराई का जबरदस्त बोलबाला हो जाता। गह है, लोक कथा में यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था? उत्तर है, लोक कथा में यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। सबसे बड़ी कठिनाई ऊंट को खोजने के लिए लंबी यात्रा करना हो सकता था, वो भी बिना किसी साधन के। ऊंट जंगल में कहीं भी हो सकता था और उन्हें अपने घर से दूर जाना पड़ता। ऊंट को खोजने के दौरान उन्हें जंगली जानवरों से खतरा भी हो सकता था। वे रास्ते में किसी जंगल में खो भी सकते थे या उनकी तबीयत खराब हो सकती थी। उन्हें अपने साथ खाने पीने की चीजें और पानी भी ले जाना पड़ता, जो कि यात्रा को और भी मुश्किल बना सकता था। घ है, यदि राजा के स्थान पर आप होते तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार के सवाल या गतिविधियां करते? अपनी कल्पना साझा करें। उत्तर है, यदि राजा के स्थान पर मैं होता तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए विभिन्न प्रकार के सवाल या गतिविधियां करता, जैसे कि एक थैले या डिब्बे में विभिन्न वस्तुएं जैसे कि फल, फूल, मसाले, खिलौने, कपड़े, किताब, गुड़ आदि रख देता। फिर भाइयों की आंखों पर पट्टी बांध करके केवल छू करके, सूंघ करके या स्वाद का उपयोग करके वस्तुओं के नाम पूछता और पहचान करवाता। कोई कहानी अधूरी सुना करके उसको पूरी करने के लिए कहता। पहेलियां पूछ करके उनके ज्ञान की जांच करता। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार के सवाल और गतिविधियां करवा करके उनकी ज्ञान की जांच करता। शब्द से जुड़े शब्द, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बुद्धि से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बुद्धि है, अब हमें इससे जुड़े हुए शब्द बताने हैं और उनके समूह में चर्चा करनी है। तो देखिए, मस्तिष्क
एक यहाँ पर करके दिया गया है। उसके अलावा दिमाग, समझदारी, अक्ल, मति, प्रज्ञा और चतुराई, ये सभी शब्द बुद्धि के ही पर्यायवाची शब्द हैं, बुद्धि से ही संबंधित है। लोक कथा को सुनाना। लोक कथा के लिखित रूप में आने से पहले कहानियों का प्रचलन मौखिक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। मौखिक रूप से यानी कि एक दूसरे के द्वारा सुनाई जाती थी। इसमें कहानी सुनने, सुनाने और याद रखने की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। कहानी कहने या सुनाने वाला इस तरह से कहानी सुनाता था कि सुनने वालों को रोचक लगे। इसमें कहानी सुनने वालों को आनंद तो आता ही था, कथा उन्हें याद भी हो जाती थी। अब आप अपने समूह के साथ में मिलकर के इस लोक कथा को रोचक ढंग से सुनाइए। लोक कथा को प्रभावशाली और रोचक रूप में सुनाने के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं जो लोक कथा को और भी अधिक आकर्षक बना सकते हैं। कथा सुनाना। तो कथा सुनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्वर में उतार चढ़ाव। लोक कथा सुनाते समय स्वर में या आवाज में उतार चढ़ाव से उत्साह और रहस्य का निर्माण करें। जब लोक कथा में कोई रोमांच या रहस्यमय पल हो तो स्वर को धीमा या तीव्र कर सकते हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति। भावनाओं को प्रकट करने के लिए स्वर का सही चयन करें, जैसे कि खुशी, दुख, आश्चर्य। ये सारे कैसे शब्द हैं जो भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उनको स्वर के माध्यम से दर्शाएं। लोक कथा के पात्रों के लिए अलग अलग स्वर। जब लोक कथा में अलग अलग पात्र हों तो हर पात्र के लिए अलग स्वर यानी कि ऊंचा, नीचा, तेज, धीमा आदि उसका उपयोग किया जा सकता है ताकि उन्हें पहचाना जा सके। हाथों और शरीर का उपयोग। जब आप लोक कथा में किसी घटना का वर्णन करें तब शारीरिक मुद्राओं और चेहरे के भावों का उपयोग किया जा सकता है। हास्य का प्रयोग। जब कोई हास्यपूर्ण या आनंददायक दृश्य हो तो चेहरे की मुस्कान और हंसी के साथ में उसे प्रस्तुत करें। विवरणात्मक भाषा का उपयोग। लोक कथा में वर्णित स्थानों और पात्रों को इस प्रकार से प्रस्तुत करें कि श्रोता उनकी छवि अपने मन में बसा सके। रोचक मोड़। एक दो बार लोक कथा के रोमांचक मोड़ों पर थोड़ी देर के लिए रुकें तथा श्रोताओं में उत्सुकता होने दें, जैसे कि क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? तो इस तरह से कहानी को बीच में मोड़ पे ऐसे छोड़ें कि श्रोता को भी उत्सुकता हो, या जाने कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। संवादों को स्पष्ट और प्रासंगिक बनाना। पात्रों के संवाद इस तरह से प्रस्तुत करें कि वे मौलिक लगे। कारक। नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। भाइयों, जवाब दिया। यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा है ना? अब नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। भाइयों ने जवाब दिया। इन दोनों वाक्यों में अंतर समझ में आया? बिल्कुल सही पहचाना आपने। दूसरे वाक्य में ने शब्द भाइयों और जवाब दिया के बीच के संबंध को जोड़ रहा है। संज्ञा या सर्वनाम के साथ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के ऐसे रूपों को कारक या परसर्ग कहते हैं। कारक शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो देखिए, ये कारक के उदाहरण दे रखे हैं। ने, को, पर, से, के द्वारा, का, में, के लिए, की, के, हे, हो, अरे। नीचे दिए गए वाक्यों में कारक लिख करके इन्हें पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये वाक्य दिए गए हैं जिनके बीच बीच में रिक्त स्थान है, और इन रिक्त स्थानों को हमें यहाँ बॉक्स में जो कारक चिन्ह दे रखे हैं उनके द्वारा इन्हें पूरा करना है। तो आइए इसे देखते हैं कि इसे किस प्रकार से पूरा करेंगे। उत्तर है पहले का, हमने तो तुम्हारे ऊंट फिर रिक्त स्थान देखा तक नहीं, भाइयों रिक्त स्थान परेशान होते हुए कहा। तो यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थान में क्या आएगा? को, और इसके जो आगे रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा? ने। अब वाक्य देखिए किस प्रकार से पढ़ा जाएगा कि हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा।
दूसरा है मैं अपने रेवड़ों, फिर रिक्त स्थान, पहाड़ों, रिक्त स्थान लिए जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा कि मैं अपने रेवड़ों और रिक्त स्थान में आएगा को, पहाड़ों रिक्त स्थान में आएगा पर, लिए जा रहा था। उसने कहा और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे, रिक्त स्थान 7, एक बड़े से ऊंट, रिक्त स्थान मेरे पीछे पीछे आ रही थी। तो यहाँ देखिए रिक्त स्थान में आएगा के, तो और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के 7, एक बड़े से ऊंट, रिक्त स्थान में आएगा पर, मेरे पीछे पीछे आ रही थी। तीसरा है राजा, रिक्त स्थान उसी सपने अपने मंत्री, रिक्त स्थान बुलाया और उसके कान, रिक्त स्थान फुसफुसाया। तो यहाँ पर देखिए राजा रिक्त स्थान में आएगा ने, तो राजा ने उसी समय अपने मंत्री, रिक्त स्थान में क्या आएगा को, तो अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान, रिक्त स्थान में आएगा में, और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। चौथा है यह सुनकर के राजा रिक्त स्थान पेटी पास लाने का, रिक्त स्थान आदेश दिया। तो यह सुनकर के राजा रिक्त स्थान में क्या आएगा ने, पेटी रिक्त स्थान में आएगा को, पास लाने, और यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा का, आदेश दिया। तो यह सुनकर के राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों रिक्त स्थान तुरंत आदेश पूरा किया। तो क्या आएगा रिक्त स्थान में ने, सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा रिक्त स्थान सेवकों, रिक्त स्थान पेटी खोलने, रिक्त स्थान लिए कहा। तो राजा यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा ने, राजा ने सेवकों, रिक्त स्थान में आएगा को, पेटी खोलने, रिक्त स्थान में आएगा के लिए कहा। तो राजा ने सेवकों को पेटी खोलने के लिए कहा। तो इस तरह से ये उसमें से बॉक्स में से या पेटी में से कारक चिन्हों को यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा। सूचना पत्र। कल्पना कीजिए कि आप इस लोक कथा में वह घुड़सवार हैं जिसका ऊंट खो गया है। आप अपने ऊंट को खोजने के लिए एक सूचना कागज पर लिख करके पूरे शहर में जगह जगह चिपकाना चाहते हैं। अपनी कल्पना और लोक कथा में दी गई जानकारी के आधार पर एक सूचना पत्र लिखिए। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से सूचना पत्र हम लिख सकते हैं। उत्तर है, तो देखिए सूचना पत्र कैसे लिखा जाएगा कि सभी शहरवासियों को सूचित किया जाता है। तो एक ऊंट जो कि एक आंख से ही देख पाता है तथा उस पर सवार मेरी स्त्री और मेरा छोटा पुत्र 3 दिन पहले मेरे रेवड़ों के झुंड से बिछुड़ गए थे, आज तक नहीं मिले हैं। जो भी व्यक्ति इन्हें खोज करके लाएगा या इनके बारे में सूचना देगा उसे उचित पुरस्कार दिया जाएगा। कृपया उक्त के बारे में निम्न पते पर सूचित करें। धन्यवाद। और यहाँ पर अपना पता और मोबाइल नंबर आपको लिखना है। तो इस तरह से एक सूचना पत्र तैयार किया जा सकता है। आपकी बात। प्रश्न 1, लोक कथा में 3 भाइयों की पैनी दृष्टि की बात कही गई है। क्या आपने कभी अपनी पैनी दृष्टि का प्रयोग करके किसी समस्या को हल करने के लिए किया है? यानी कि आपने अपनी पैनी दृष्टि की सहायता से किसी समस्या को हल किया है। उस समस्या और आपके द्वारा दिए गए हल के विषय में लिखिए। उत्तर है हाँ, एक बार मैंने अपनी पैनी दृष्टि का प्रयोग करके मेरे घर की एक समस्या को हल करने के लिए किया है। तो इसमें बच्चों आप भी अगर आपने अपनी पैनी दृष्टि से किसी समस्या का हल किया है तो आप उस समस्या को यहाँ पर लिख सकते हैं। वही इस प्रश्न का उत्तर है। गर्मियों के दिनों में एक दिन हमारे यहाँ लाइट चली गई। मैंने अपने पड़ोसी से पता किया तो उनके लाइट आ रही थी। तब मैंने अपने मीटर को देखा तो मीटर में भी लाइट आ रही थी। तब मैंने वहां आसपास अपनी नजर घुमाई तो देखा कि वहां मेन स्विच की एक एमसीबी डाउन हो गई थी। मैंने एमसीबी को ऊपर किया और तुरंत लाइट आ गई। तो इस तरह से मैंने अपनी पैनी दृष्टि का उपयोग करके मेरे घर में बिजली चले जाने की जो समस्या थी उसका हल मैंने स्वयं किया। प्रश्न 2, लोक कथा में बताया गया है कि भाइयों ने बचपन से हर वस्तु पर ध्यान देने की आदत डाली। यदि आपने ऐसा किया है
तो आपको अपने जीवन में इसके क्या क्या लाभ मिलते हैं? उत्तर है, मैंने भी भाइयों की तरह बचपन से कई बातों पर ध्यान देने की आदत डाली है जो आज भी कायम है, जैसे कि पानी को खड़े खड़े ना पी करके बैठ करके स्वाद लेकर के पीना। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था टॉयलेट जाने के बाद में हाथों को धोना, अपनी चीजों को साफ सुथरी रखना और सही या साफ जगह पर उनको रखना। अब मेरे जीवन में ये सारी बातें आदत बन चुकी हैं। इनसे मुझे अपने जीवन में बहुत लाभ हुआ है, जैसे सभी चीजों को स्वाद से खाने की आदत, स्वच्छ रहने की आदत और जीवन को अनुशासित रूप से जीने के लाभ मिले। प्रश्न 3, लोक कथा में भाइयों को यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयां आईं, जैसे भूख, थकान और पैरों में छाले। आप अपने दैनिक जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, लिखिए। तो उत्तर है कि हमारे दैनिक जीवन में हमें निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे पहला है कि मेरा स्कूल मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। कोई साधन नहीं होने के कारण रोज पैदल ही आना जाना पड़ता है। तो इसी तरह से बच्चों, आपको भी अपने दैनिक जीवन में जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आप उन्हें यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा है, जाने आने में बहुत सारा समय खराब हो जाता है, जिससे कि अन्य कार्यों जैसे कि खेलने, पढ़ने आदि का समय नहीं मिलता। तीसरा है, बरसात के मौसम में रास्ते में कीचड़ हो जाने से ये परेशानी और ज्यादा हो जाती है। चौथा है, कुछ विषय जैसे कि इंग्लिश और गणित को समझने में मुझे बहुत कठिनाई होती है। प्रश्न 4, भाइयों ने बिना देखे ही ऊंट के बारे में सही सही बातें बताई। क्या आपको लगता है कि अनुभव और समझ से देखे बिना ही सही निर्णय लिया जा सकता है? क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? उत्तर है, मुझे लगता है कि अनुभव और समझ से कई बार देखे बिना भी सही निर्णय लिया जा सकता है। हाँ, मैंने भी ऐसा किया है। मैंने अपनी बड़ी पुत्री को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए नीट का एग्जाम दिलवाया था। नीट की तैयारी करवाने के लिए मैंने कई तरह की स्ट्रेटजी काम में लेकर के उसे तैयारी करने को कहा, यानी कि कई तरह की रूपरेखाएं बना करके फिर उसे तैयारी करने के लिए कहा, जिससे कि उसे नीट के एग्जाम में सफलता मिली। इन अनुभवों के आधार पर मैंने अपनी छोटी पुत्री को भी नीट के एग्जाम की तैयारी करने को कहा, तो उसे भी सफलता मिली। तो इस तरह से अनुभव और समझ से भी हम बिना देखे भी सही निर्णय ले सकते हैं। प्रश्न 5, जब ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर शंका की तो भाइयों ने बिना गुस्सा किए शांति से उत्तर दिया। क्या आपको लगता है कि कभी किसी को संदेह होने पर हमें भी शांत रह करके उत्तर देना चाहिए? क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है? ऐसे में आपने क्या किया? तो उत्तर है, हाँ, मुझे लगता है कि कभी किसी को संदेह या गलतफहमी होने पर हमें शांत रह करके उत्तर देना चाहिए, क्योंकि शांति से जवाब ना देने पर झगड़ा और विवाद की स्थिति बढ़ सकती है। मैंने ऐसी स्थिति का सामना कई बार किया है और हर बार शांति से मामले को सुलझाया है। एक बार मैं अपने एक मित्र के यहाँ गया, वहां से वापस जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसका फोन आ गया और कहा कि उसका कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है। तब मैं समझ गया कि वह मेरे ऊपर संदेह कर रहा है। मैंने शांतिपूर्वक सोचा और याद आया कि जब मैं उसके पास बैठा था तो उसने मेरे सामने अपने कैलकुलेटर को अलमारी में रख दिया था। तब मैंने उसे उसकी अलमारी में ढूंढने के कहा। जब उसने अलमारी को खोला तो उसमें कैलकुलेटर रखा हुआ था। उसने मुझे तुरंत फोन किया और मुझसे माफी मांगी। प्रश्न 6, राजा ने भाइयों की बुद्धिमानी देखकर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया। क्या आपको कभी किसी की सोच, समझ या किसी विशेष कौशल को देख करके आश्चर्य हुआ है? क्या आपने कभी किसी से कुछ ऐसा सीखा है जो आपके लिए बिल्कुल नया और चौंकाने वाला हो? उत्तर है, हाँ, मुझे अपने पड़ोस में रहने वाले चित्रकार की चित्रकारी को देख करके आश्चर्य होता है। वो बहुत ही सुंदर चित्रकारी करता है। मिनटों में किसी भी बैठे हुए व्यक्ति का स्केच बना देता है। उसके इस विशेष कौशल को देख करके मुझे बहुत आश्चर्य होता है और मैंने उससे चित्रकारी सीखी है। यह मेरे लिए बिल्कुल नया और चौंकाने वाला है।
प्रश्न 7। लोक कथा में पिता ने अपने बेटों को यह सलाह दी कि वे समझ और ज्ञान जमा करें। क्या आपको कभी किसी बड़े व्यक्ति से ऐसी कोई सलाह मिली है जो आपके जीवन में उपयोगी रही हो? क्या आप भी अपने अनुभव से किसी को ऐसी सलाह देंगे? तो उत्तर है कि मेरे पिता मुझे हमेशा ईमानदारी से मेहनत करने की सीख देते हुए कहते हैं कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। उनकी ये सीख मेरे जीवन में आज भी काम आ रही है। यही सीख मैं अपने बच्चों को भी देता हूं। प्रश्न 8। भाइयों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को होते हुए भी सदा सच्चाई का साथ दिया। क्या आपको लगता है कि सदा सच बोलना महत्वपूर्ण है, भले ही स्थिति कठिन क्यों ना हो? क्या आपको किसी समय ऐसा लगा है कि आपकी सच्चाई ने आपको समस्याओं से बाहर निकाला हो? उत्तर है कि मुझे लगता है कि सच बोलना हमेशा ही अच्छा होता है, भले ही स्थिति कठिन क्यों ना हो सकता है कि सच बताने से तुरंत कोई नुकसान हो जाए। सच बोलने से एक तो मन पर बोझ नहीं रहता और दूसरा सामने वाले के मन में हमारे प्रति विश्वास का भाव पैदा होता है। जबकि सच नहीं बोलने पर हो सकता है कि उस समय तो फायदा मिल जाए, परंतु बाद में ज्यादा नुकसान हो सकता है। मुझे मेरी सच्चाई ने हमेशा ही समस्याओं से बाहर निकाला है। ध्यान से देखना, सुनना, अनुभव करना। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम किसी वस्तु को अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने वस्तुओं को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। इस लोक कथा में तीनों भाई आसपास की प्रत्येक घटना, वस्तु आदि को ध्यान से देखते, सुनते, सूंघते और अनुभव करते हैं, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि का पूरा उपयोग करते हैं। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख से हम देख करके पता लगाते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या घटित हो रहा है, कान से सुन करके, नाक से सूंघ करके, जीभ से चख कर और त्वचा से स्पर्श करके हम किसी भी वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आइए अब एक खेल खेलते हैं जिसमें आपको अपनी ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि का उपयोग करने के अवसर मिलेंगे। क्या मैं हाँ या नहीं प्रश्न उत्तर खेल। चरण पहला है, एक विद्यार्थी कक्षा से बाहर जाकर के दिखाई देने वाली किसी एक वस्तु या स्थान का नाम चुनेगा। कक्षा के भीतर से भी कोई नाम चुना जा सकता है। तो इस खेल में सबसे पहले क्या करना है कि कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से एक विद्यार्थी कक्षा के बाहर जाकर के किसी वस्तु, पहले चारों तरफ अपने वस्तुओं को देखेगा और उनमें से फिर कोई एक वस्तु या स्थान का नाम चुनेगा, और व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम वह कक्षा के भीतर से भी चुन सकता है। विद्यार्थी वापस कक्षा में आएगा और उस नाम को एक कागज पर लिख लेगा। यानी कि जो बाहर जाकर के विद्यार्थी ने वस्तु या स्थान जो भी नाम चुना है वह किसी को बताएगा नहीं और कक्षा के अंदर आकर के उस नाम को एक कागज पर लिख लेगा। लेकिन ध्यान रहे, वह कागज पर लिखे हुए नाम को किसी को नहीं दिखाएगा। तीसरा है कि अन्य विद्यार्थी बारी बारी से उस वस्तु का नाम पता करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। अब देखिए बाकी के जो विद्यार्थी हैं वे क्या करेंगे कि वह जो वस्तु या स्थान का नाम चुन के आया है और उसने उसे कागज पर लिख लिया है, किसी को बताया नहीं है, तो बाकी के विद्यार्थी क्या करेंगे, अब उससे उस वस्तु का नाम पूछने के लिए प्रश्न पूछेंगे कि भाई उस वस्तु का क्या यह नाम है। तो इस तरह से उससे बारी बारी से प्रश्न पूछेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या नहीं में दिया जाएगा। तो अब जो विद्यार्थी बाहर गया था, जो नाम चुन करके लाया है, उसे क्या करना है, इनके प्रश्नों के उत्तर केवल हाँ और नहीं में देने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बाहर वह कोई चिड़िया देख करके आया है, अब उसने नाम तो बताया नहीं है, तो बाकी के बच्चे जो प्रश्न कर रहे हैं कि वह उड़ने वाली चीज है क्या, तो वो क्या कहेगा, केवल हाँ, बस केवल उसे हाँ और ना में उत्तर देने हैं। उदाहरण के लिए, क्या इस वस्तु का उपयोग कक्षा में होता है, यानी कि जो बाकी के विद्यार्थी हैं वे इस प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं कि वह जो वस्तु उसने चुनी है उसका उपयोग कक्षा में होता है, तो उसे क्या उत्तर देना है,
हाँ अगर होता है तो हाँ और नहीं तो नहीं। क्या यह खाने पीने की चीज है? क्या यह लकड़ी से बनी चीज है? तो इस तरह से उनको उत्तर को ढूंढने में आसानी होगी। क्या यह बिजली से चलती है? तो इस प्रकार के प्रश्न बाकी के विद्यार्थी, उस जो विद्यार्थी बाहर चुनने के लिए गया था, उससे पूछेंगे। पांचवा है, सभी विद्यार्थी अधिकतम 20 प्रश्न ही पूछ सकते हैं, इसीलिए उन्हें सोच समझ करके प्रश्न पूछने होंगे ताकि वे उस वस्तु का नाम पता कर सकें। छठा है कि यदि 20 प्रश्नों के अंदर विद्यार्थी वस्तु का सही अनुमान लगा लेते हैं तो वे जीत जाएंगे। अब दूसरे विद्यार्थी को बाहर भेज करके गतिविधि को दोहराएंगे। गतिविधि के अंत में सभी मिलकर के इस खेल से जुड़े हुए अपने अनुभवों के बारे में चर्चा करें। यानी कि आपको अब इस खेल के अंत में कैसा लगा, कैसे आपके अनुभव रहे, इसके विषय में आप सभी को मिलकर के चर्चा करनी है। ख है गतिविधि। स्पर्श यानी छूना या छू करके, गंध और स्वाद से पहचानना। एक थैले या डिब्बे में सावधानी पूर्वक एवं सुरक्षित विभिन्न वस्तुएं जैसे कि फल, फूल, मसाले, खिलौने, कपड़े, किताब, गुड़ आदि रखें। दूसरा है विद्यार्थियों को आंखों पर पट्टी बांध करके केवल स्पर्श से, गंध से या स्वाद का उपयोग करके वस्तु की पहचान करनी होगी और उसका नाम बताना होगा। तो देखिए, एक थैले या डिब्बे में ये सारी चीजें रख ली और अब विद्यार्थियों को कैसे पहचान करनी है कि उन वस्तुओं को या तो वो छू सकता है या उनकी जो गंध आ रही है, महक आ रही है, उससे पहचाननी है, या फिर उनका स्वाद करके उन्हें चीजें बतानी है कि थैले के अंदर रखी हुई जो चीजें हैं वो कौन सी हैं। तीसरा है बारी बारी से प्रत्येक विद्यार्थी को बुला करके उसकी आंखों पर पट्टी बांधें। उसे डिब्बे से एक वस्तु दी जाए, विद्यार्थी उसे छू करके, सूंघ करके या चख करके पहचानने का प्रयास करेंगे। यानी कि जिस वस्तु को छू करके नहीं देख पाए, नहीं पहचान पाए, उसे फिर सूंघ करके पहचाने, सूंघ करके नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर उसे चख करके पहचानने का प्रयास करेंगे। सही पहचान करने के बाद विद्यार्थी बताएंगे कि उन्होंने उस वस्तु को कैसे पहचाना। एक एक करके सभी विद्यार्थियों को अलग अलग वस्तुओं को पहचानने का अवसर मिलेगा। अंत में सभी वस्तुओं को कक्षा में दिखाएं और उनके बारे में चर्चा करें कि किस वस्तु को पहचानना आसान या कठिन लगा। तो इस तरह से इस गतिविधि में हमें वस्तुओं को छू करके, सूंघ करके और स्वाद के द्वारा पहचानना है। आज की पहेली, आपने पढ़ा कि तीनों बुद्धिमान भाई किस प्रकार से अपने अवलोकन से वे बातें भी जान जाते थे जो अन्य लोग नहीं जान पाते। अब आपके सामने कुछ पहेलियां प्रस्तुत हैं जहां आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे। संकेतों के आधार पर आपको उत्तर खोजने हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहेली है जिसमें कुछ संकेत दे रखे हैं और इनके माध्यम से हमें उसका उत्तर खोजना है। तो कौन है यह प्राणी? हमें खोजना है कि वह प्राणी कौन है। तो संकेत है कि इसकी पूंछ लंबी होती है जो पेड़ों की शाखाओं के चारों ओर लिपटी रहती है। दूसरा संकेत है इसका मुख्य आहार कीट और छोटे जीव होते हैं जिन्हें यह चुपके से पकड़ता है। तीसरा है यह प्राणी अपने परिवेश में घुल मिल जाता है, यानी कि जैसा इसके चारों तरफ का वातावरण होता है ये उसी तरह के रंग में घुल मिल जाता है और अपनी रंगत को बदल सकता है, अपने रंगों को ये बदल सकता है। चौथा है इसके पास तेज आंखें होती हैं जो चारों दिशाओं में देख सकती हैं। तो बताइए यह प्राणी कौन है? तो निश्चित रूप से बच्चों अब आपको इसका उत्तर समझ में आने लग गया होगा। तो आइए देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है। तो इस पहेली का उत्तर है गिरगिट। तो देखिए, इसकी पूंछ लंबी होती है, पेड़ों की शाखाओं के चारों ओर लिपटी रहती है। इसका आहार क्या है? कीट और छोटे जीव होते हैं जिन्हें ये चुपके से पकड़ लेता है और ये अपने चारों ओर के परिवेश में घुल मिल जाता है, यानी कि ये अपना रंग बदल सकता है। इसकी आंखें तेज होती हैं जो कि चारों दिशाओं में देख सकती है। तो इस तरह से इस पहेली का उत्तर है गिरगिट। दूसरा है रंगीन डिब्बे। एक मेज पर 4 रंगीन डिब्बे बराबर रखे हैं, लाल, हरा, नीला और पीला। बताइए पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है? यदि पहला है लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास में है, तो यहां पर देखिए ये लाल डिब्बा है, लाल रंग से बनाया है ना, ये लाल डिब्बा है।
इसके पास में नीला डिब्बा है तो इसके बगल में ये नीला डिब्बा बना दिया। हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास में नहीं है तो यहाँ पर हमने हरा डिब्बा बना दिया और पीला डिब्बा इसके पास में नहीं है यानी कि उसको बिल्कुल दूर बना दिया। पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास में नहीं है तो यहाँ पर देखिए लाल डिब्बा तो पहले से अपनी जगह पर बना हुआ है, लेकिन हमें पीला डिब्बा कहाँ बनाना है कि वो लाल डिब्बे के पास में नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए पीला डिब्बा है यहाँ पर, लेकिन ये लाल डिब्बे के पास में नहीं है। हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास में है तो लाल डिब्बा तो अपनी जगह पे ही है और इसके बगल में इधर है यहाँ पर खाली स्पेस थी, इसमें क्या बना दिया, हरा डिब्बा बना दिया। तो हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है। अब हमें प्रश्न क्या था कि बताइए कि पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है। तो पीला डिब्बा तो ये रहा, इसके बराबर में कौन सा डिब्बा है, नीले रंग का डिब्बा है। तो उत्तर क्या होगा इसका कि पीले रंग के डिब्बे के बराबर में नीला रंग का डिब्बा है। तो यहाँ उत्तर में हम लिखेंगे नीला। खोजबीन के लिए नीचे दिए गए लिंक का प्रयोग करके आप बहुत सी अन्य लोक कथाएं देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो देखिए सुनो लोक कथा, इसके लिए ये लिंक दिया गया है, आप इसे खोल करके लोक कथा को सुन सकते हैं। दुनिया की छत, इसे देखने या सुनने के लिए आप इस लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। भूल चूक लेनी देनी, तो इसको कथा को सुनने के लिए आप इस प्रकार के लिंक का प्रयोग कर सकते हैं।